तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से नई क्लास के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक पेपर सॉल्व किया था मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट करके, और आज अपन करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2 सॉल्व। तो दोस्तों जितने भी ECCE जो डिप्लोमा करने वाली महिलाएं हैं या फिर जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है पूरी तरह से। तो आपको बता दूं, पहले हमने एक पेपर सॉल्व कर दिया है, उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम पर उसकी PDF मिल जाएगी, और वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में भी अपने को पूरा जो प्ले लिस्ट है PYQ का वो मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। ये अपना दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 2 है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने पुराना पेपर अपना नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख ले पुराना वाला, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को अपन शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आप देख सकते हैं अपन इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो दोस्तों सोल्व करने वाले हैं। तो अपना पहला ही प्रश्न है आज का यहाँ पर कि पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ECC का जो पूरा नाम है वो क्या है। आपको याद रखना है ECC का पूरा नाम क्या है। तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जितने भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया था सबके अंदर मैंने आपको बता रखा है। तो आप अगर पता है आपको कि ECC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। आपको ध्यान से याद रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न अपना आप यहाँ पर है, अगला प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की अवधि सामान्य क्या मानी जाती है। इन्फेंसी की जो अवस्था होती है दोस्तों वो क्या मानी जाती है। तो आपको मैंने बाल्यावस्था की अवस्था बताई थी पिछले वीडियो में कि बाल्यावस्था जो होती है उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए। तो उसके लिए एज होती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या पूछा है कि शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, इन्फेंसी यानी कि जो इसकी अवस्था होती है वो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो इसकी अवधि होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अपना राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है, अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बाल विकास के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों आपकी जो बाल विकास है इसके लिए बहुत से सिद्धांत है, उसमें से एक सिद्धांत बताया गया है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर तो आपको इसका पूरा यहाँ पर पता होगा कि यह सिद्धांत किसने दिया था। अगर आपको पास में थ्योरी की क्लासेस नहीं है या फिर थ्योरी वाली जो PDF है वो नहीं है तो मेरे को कमेंट कर देना। आपको पूरा चैप्टर वाइज जो थ्योरी की जो क्लासेस है और उसकी जो PDF है वो आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थ्योरी की जितनी भी क्लासेज है, मतलब कि जितने भी आपके चैप्टर है थ्योरी के, उसकी पूरी PDF है हमारे पास में। अगर आपको अभी तक PDF नहीं मिली है तो एक बार कमेंट कर देना, आपको पूरी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन पियाजे। जो जीन पियाजे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है अपने। तो इन्होंने जो है ये वाला जो संज्ञानात्मक जो विकास है दोस्तों, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर अपना, तो अगला प्रश्न है कि क्या बोल रहा है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का जो उदाहरण है वो क्या है। सूक्ष्म मतलब कि बिल्कुल जो छोटा, छोटे से छोटा बोलते हैं ना सूक्ष्म, तो वो बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रिया है, कौशल है, स्किल है, वो क्या होती है सबसे छोटी स्किल, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्किल क्या है यहाँ पर। तो दौड़ना है नहीं, ठीक है, कूदना या फिर सुई में धागा डालना। सबसे सूक्ष्म जो होता है सुई में धागा डालना। आपको पता है कि उसका जो छेद होता है दोस्तों वो कितना सूक्ष्म होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा उसका छेद होता है। तो ये सबसे सूक्ष्म यहाँ पर स्किल का काम है सुई के अंदर धागा डालना, ठीक है। आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अपना अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न तो आप खुद बता दोगे कि बच्चों में सामाजिक विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो किसे मानी जाती है, ठीक है। बच्चों के अंदर जो सामाजिक विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो किसे मानी जाती है। तो आप खुद बता दोगे इसका आंसर। तो स्कूल को मानी जाती है या फिर पड़ोस को या फिर परिवार को या फिर मीडिया को। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो पढ़ा नहीं होगा ना उसको भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो अगर आपको पता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिवार, ठीक है। फैमिली जो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है फैमिली। मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है ना तो वो प्राथमिक जो अपनी शिक्षा मतलब लेता है ना तो वो फैमिली से लेता है। फैमिली को देखकर सीखता है या फिर अपनी माता जी से, उनसे देखकर वो सीखता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का जो सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी है ना वो परिवार ही माना जाता है, ठीक है। मतलब परिवार में ही उसका जो प्राथमिक जो विकास है वो होता है दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना यहाँ पर कि
किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? किंडरगार्टन जो पद्धति है दोस्तों उसके जनक कौन है? तो यहाँ पर अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं अब तक तो आप जितने भी सिद्धांत है, जितने भी जनक है, वो आप सब जरूर पढ़ना एक बार। थ्योरी के अंदर सारे इसके पीडीएफ वगैरह है, उसमें सब कुछ दे रखा है, तो आप एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ना। अगर आपके पास में पीडीएफ नहीं है तो मेरे को कमेंट करा देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देना। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, इसका भी आप आंसर बता दोगे दोस्तों। ठीक है, कि प्ले वे का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? प्ले वे। ठीक है, प्ले वे का मतलब क्या होता है? मतलब खेल खेल में क्या होता है? सीखना। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा देना या फिर सीखना। यहाँ पर बच्चों का खेल खेल के साथ में बच्चों को सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक होते हैं दोस्तों उनको क्या बोलते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार आप जो पीडीएफ है उसको पढ़ना, उसके बाद में इन क्लासेज को देखना, एमसीक्यू की जितनी भी क्लासेज है आपको उसके बाद में देखनी है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप ये कर सकते हैं एमसीक्यू, बाकी आपको याद नहीं होगा एकदम से। अगर आपने पहले ही वो जो जितने भी पुराने जो पीडीएफ वगैरह है, जितने भी चैप्टर्स है, अगर आपने वो कवर कर रखा है तो ये आपको आसानी से इसका जो आंसर दोस्तों वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्टर्स, निर्देशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला अपना दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, क्या है कि एक छोटे बच्चे के लिए सीखने का जो सबसे प्रभावी माध्यम है वो क्या है? अगर कोई छोटा बच्चा है तो सबसे सीखने का उसका सबसे अच्छा और सबसे सरल माध्यम कौन सा है? क्या बच्चा, अगर छोटा बच्चा क्या किताब पढ़ जानता है? नहीं पढ़ जानता, तो किताब से नहीं सीखेगा। व्याख्यान सुनना, अब वो सुनने का कहाँ से, उसको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़ अगर वो सुनेगा तो। ठीक है, तो दूसरा और क्या हो सकता है? रटना, रटना भी नहीं हो सकता है, जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो रटेगा कहाँ से, ये बताओ आप तो। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है सेंसरी ऑर्गन्स जो उसके होते हैं, यानी कि उसके आँख, नाक, कान, यानी कि जो होते हैं उनसे वो जो महसूस कर सकता है, उनसे वो जो दोस्तों सीख सकता है। यानी कि आँख से सीख सकता है, कान से सुनकर, या फिर कोई भी चीज़ है उसको देखकर। ठीक है, आप जैसा करोगे उसको देखकर, आपको देखकर वो सीख जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर है सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो उसकी इंद्रियाँ होती है दोस्तों, 5 ऑर्गन्स आपको पता है जो अब होते हैं बच्चों में, सब में होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े होते हैं, सब में होते हैं ये सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे आपकी चमड़ी हो गई, या फिर आपका कान हो गया, आँख हो गई, नाक हो गई, ये सब सेंसरी ऑर्गन के अंदर आते हैं। ठीक है, और अपना अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर है, कहानी सुनाना किस विकास में सबसे अधिक सहायक है? देखो यहाँ पर देखो, इसका आंसर क्या है? कहानी सुनाना जो किस विकास में सबसे अधिक सहायक है? कहानी सुनाना। अब देखो, आप किसी बच्चे को कहानी सुनाओगे तो उसका जो विकास होगा वो किस प्रकार का विकास होगा उसके अंदर? क्या शारीरिक विकास होगा? शारीरिक यानी कि उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ विकास होगा, कोई बढ़ेगा अंग, या फिर कोई हष्ट-पुष्ट होगा, या फिर उसके अंदर क्या ऐसा बदलाव आएगा कहानी सुनाने से? आप खुद बताओ। या फिर गणितीय गणना, या फिर वो हिसाब किताब करने लग जाएगा। आप उसको कहानी सुनाओगे तो हिसाब किताब करने लग जाएगा क्या वो? है, अगर आपकी कोई दुकान वगैरह है उसको हिसाब कराना, तो आप उसको कहानी सुना दोगे तो क्या वो सीख जाएगा कि भी कैसे हिसाब करना है, कैसे क्या करना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो, अगर आप बच्चे को कहानी सुना रहे हो तो वो क्या सीखेगा? बच्चा जो है आपकी लैंग्वेज सीखेगा कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, और वो कहानी सुना रहे हो तो वो कल्पना करना सीखेगा कि हाँ भाई कहानी में कुछ ऐसा हो रहा है तो ऐसा होया होगा। ठीक है, तो वो कुछ सोचना सीखेगा, कुछ कल्पना करना सीखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी अपना। ठीक है, भाषा का विकास होगा उसके अंदर, और कल्पनाशीलता उनका विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है कि नेप 2020 के अनुसार ईसीसी की उम्र सीमा क्या रखी गई है? ठीक है, जो ईसीसी का जो दोस्तों यहाँ पर उम्र है वो क्या रखी गई है? ये नई शिक्षा नीति आई थी 2020 के अंदर, उसके तहत पूछा गया अपने को कि ईसीसी की जो उम्र सीमा है वो क्या रखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से लेके 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि बच्चों में क्या है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर बताया गया है कि अधिक होमवर्क कराना, बच्चों को अगर अधिक होमवर्क कराओगे तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। या फिर असुरक्षित वातावरण, या फिर उसको बच्चे को ऐसा वातावरण के अंदर ले जाना जो बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, या फिर अधिक गर्मी है या फिर अधिक ठंड है, तो क्या बच्चा अधिक स्वस्थ रह पाएगा, या फिर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रह पाएगी?
या फिर कड़ा जो उसका अनुशासन है, कड़ा अनुशासन यानी कि उसको कुछ ऐसी सज़ा देना जिससे वो बिल्कुल भी मतलब कि समझ नहीं पाए, उसको ऐसी सज़ा देना उससे क्या उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है दोस्तों वो अच्छा रह पाएगा। कुछ आप उसको तगड़ी सज़ा दे रहे हो या फिर कुछ उसने अगर कुछ कांड कर दिया तो आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, तो उससे क्या उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको प्रेम से समझाना या फिर सुरक्षा की भावना करना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना यहाँ पर? तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ICDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपने बात की थी इसके अंदर। ठीक है, अगर अभी किसी को पता है इसकी फुल फॉर्म मेरे को बता सकता है तो कमेंट कर देना। ICDS अगर इसके किसी को भी इसकी फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी अपना जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, बच्चों का पोषण और टीकाकरण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर अपना? अगला प्रश्न क्या है? बच्चों में सेपरेशन एग्जाइटी जो है वो आमतौर पर कब देखी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है ना तब उसके अंदर जो ये सेपरेशन जो एग्जाइटी होती है वो देखी जाती है। और अगला प्रश्न क्या अपना यहाँ पर? अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि मोटे गत्यात्मक कौशल में जो शामिल है वो क्या है? मोटे गत्यात्मक कौशल में क्या शामिल है, यानी कि जो बड़ा होता है दोस्तों, बड़ी स्किल यहाँ पर बताई गई है। बड़ी स्किल क्या है बच्चे के लिए? तो बच्चे के लिए ड्राइंग करना बड़ी स्किल नहीं है। ठीक है, हाँ, बटन बंद करना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर मोती बिखोरना। बच्चा है मोती तो जल्दी से बिखोर देगा, ये भी नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ना वो भी चढ़ जाएगा, आपकी अगर पेड़ी है घर पे वो भी चढ़ जाएगा। बटन बंद करना, देखो बटन बंद करना बच्चे के लिए एक बड़ी सी स्किल है। बच्चा नया नया है तो बटन बंद करना नहीं आता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो ये मोटी प्रकार की ये जो दोस्तों यहाँ पर स्किल होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? तो अगला प्रश्न है कि चाइल्ड, देखो अगला प्रश्न क्या है? हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? देखो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, अगर आपको पता है तो। आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, बाल का मतलब क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर क्या है? तो इसका मतलब होता है बच्चे की जो रुचियाँ होती है उसको ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, बच्चों की जैसे जैसे बच्चे बच्चे जो है क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को क्या जानने की इच्छा है या फिर उनके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या पढ़ना है, तो उसके अनुसार अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे ना तो उसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बच्चों के अनुसार पढ़ाना, बच्चों के अनुसार उनको शिक्षा देना, जैसा बच्चा चाहे उसको वैसा पढ़ाना, तो उसी को बोलते हैं बच्चे की जो रुचि के अनुसार पढ़ाना, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, इसी का अर्थ होता है। और अगला प्रश्न क्या अपना यहाँ पर? अगला प्रश्न है कि किस आयु वर्ग को प्री स्कूल कहा जाता है? अब आपको ये तो आना ही चाहिए क्योंकि आप ये कोर्स कर रहे हो, और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मतलब किस आयु वर्ग को प्री स्कूल यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होती है उनके लिए कितनी आयु रखी गई है यहाँ पर, आपको ये तो आना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से लेकर 6 वर्ष तक। आपको ये तो पता ही होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल होती है उसके अंदर कितने साल के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, 3 साल से लेके 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए, इतनी बार आपने सुना होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना यहाँ पर? अगला प्रश्न है एक ECC शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? देखो अगर आप एक प्राइमरी स्कूल है और उसका अगर आप अध्यापिका बन गई है यानी कि शिक्षक बन चुकी है इसके अंदर, तो आपके अंदर क्या गुण होना चाहिए? क्या आपका मन कठोर होना चाहिए या फिर आप कठोर होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, या फिर अच्छी लिखावट होनी चाहिए? अब आप ये बताओ, इसके अंदर तो सबसे आपको सामने दिख रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब धैर्य होना चाहिए बच्चों के लिए और सहानुभूति होनी चाहिए। देखो अधिक ज्ञान की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बच्चे छोटे हैं उनको उतना ज्ञान नहीं चाहिए जितना बड़े बच्चों को ज्ञान चाहिए। यहाँ पर जो लेवल होता है उनका, जो सहानुभूति और धैर्य, उनके मतलब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और इम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको भी सहन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे ने सुसु कर दिया या फिर पोटी कर दिया तो उसको भी आपको कंट्रोल करना होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये धैर्य और सहानुभूति आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा मतलब अधिक लिखावट अच्छी होना या फिर अधिक ज्ञान होना, यहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी अपना। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या अपना यहाँ पर? अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है उसका अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, यानी कि इंक्लूड करके सभी को एक साथ में तब एजुकेशन देना, उनको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। ठीक है,
और अगला प्रश्न क्या अपना आज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यानी कि कोई बच्चा अच्छा मतलब थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा समझदार ज़्यादा है या फिर थोड़ा कमज़ोर है, तो उनके लिए आप जो अच्छा जो मूल्यांकन का जो यहाँ पर तरीका है वो क्या है तरीका ठीक है। तो तरीका क्या है, तो लिखित परीक्षा तो आप ले नहीं सकते उनकी, ठीक है। मौखिक परीक्षा कोई बच्चा बोल जानता है कोई नहीं जानता है, तो मौखिक परीक्षा भी नहीं ले सकती, ठीक है। रैंक देना, रैंक भी आप मुश्किल, रैंक देना भी मुश्किल है। तो अवलोकन करना, देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, अवलोकन, ठीक है, अवलोकन। अब यहाँ पर अवलोकन से क्या मतलब है, तो अवलोकन का मतलब क्या है, बच्चे को ऑब्जर्वेशन, बच्चे को ऑब्जर्व करना, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे वो दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है या फिर कैसे रह रहा है और चीज़ों को कैसे समझ रहा है, तो वो होता है अवलोकन करना, बच्चे की निगरानी करना। यही आप यहाँ पर समझते होंगे कि अवलोकन से मतलब क्या, बच्चे की पूरी निगरानी करना कि ये बच्चा कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, और ये जो शिक्षा ले रहा है या फिर जो आप इसको सिखा रहे हो वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो कैसे सीख रहा है, तो यही होता है अवलोकन करना। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करूँगा कि आपकी आज की जो ये क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी। और जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपके पास में वो PDF नहीं है जिसमें थ्योरी क्लासेज है यानी कि सभी चैप्टर वाइज उसमें चैप्टर दे रखे हैं, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।